अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली फ़ीमेल्स में ये इशू ज़्यादा है। जैसे ही फ़ीमेल 35 की एज क्रॉस करती हैं तो उनके अंदर ये इश्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फ़ीमेल्स में इसकी रीज़न ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फ़ीमेल्स जैसे ही उनको घुटनों में या पाँव में दर्द होती है तो वो अपना डायग्नोसिस या अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेती, बल्कि घर बैठे हुए ही किसी पेन किलर का इस्तेमाल कर लेती हैं और उसके इस्तेमाल से वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हैं। तो यूरिक एसिड होता क्या है, साथ ही साथ हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे कुछ फूड्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। फिर मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने यूरिक एसिड को घर बैठे हुए कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सना बिलाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स आके ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब साडा यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे रीज़न क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड को समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्यूराइन क्या होता है। प्यूराइन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट फूड्स में पाया जाता है। फ्रूट्स में भी होता है ये, इसके अलावा ये मीट वगैरह में भी पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर भी नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब क्या प्यूराइन का हमारी बॉडी में कोई काम होता है? बिल्कुल होता है। प्यूराइन जो है वो हमारी बॉडी में डीएनए, आरएनए और साथ ही साथ एनर्जी मॉलिक्यूल्स वगैरह जैसे कि एटीपी वगैरह होगा या उसकी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्यूराइन। अब यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड इसी प्यूराइन की जब आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि डाइजेशन होती है या ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड फॉर्म होता है। यूरिक एसिड जो है ये भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब ये एक स्पेसिफिक लेवल से इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है तो ये हमारे लिए मसले पेश करता है। जैसे कि अगर ये नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ कर जाए तो हमें गाउट के मसले आना शुरू हो जाते हैं, किडनी के मसले आना शुरू हो जाते हैं। कि अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 14 ऐसे फूड्स जिनके इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। या आप ऐसे कह लें कि जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं जिनका ऑलरेडी यूरिक एसिड इंक्रीज़ किया हुआ, उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को टोटली अवॉइड करें। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं ऑर्गन मीट्स। ऑर्गन मीट्स में जैसे कि किडनी, गुर्दे वगैरह हो गए, फेफड़ा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल कम करें क्योंकि इसके अंदर प्यूराइन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब इसकी डाइजेशन होती है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी रेड मीट। रेड मीट का भी सेम यही है, उसमें भी प्यूराइन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड की अच्छी खासी फॉर्मेशन होती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है सी फूड। सी फूड में हर तरह का सी फूड नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जैसे कि आर्चोवीज हो गई, ये वाली जो कैटेगरी में फिशेज़ आती हैं इसके अंदर भी प्यूराइन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाते हैं शेल फिशेस। अब शेल फिशेस में जैसे कि श्रिम्प्स हो गए, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, तो अगर तो आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो आप अपने हाथ यहाँ पे उठा दें और आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि इसके अंदर भी प्यूराइन का लेवल बहुत ज़्यादा है और ये आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर सकता है। फिर आ जाते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात की जाए तो हम जैसे मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या नॉन मुस्लिम लोग हैं वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके अंदर भी प्यूराइन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल भी इंक्रीज़ करता है और इवन ये आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम भी नहीं होने देता। बात आ जाती है शुगरी ड्रिंक्स की। अब शुगरी ड्रिंक्स की बात की जाए तो मोस्टली जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं इनके अंदर फ्रुक्टोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है तो जब लीवर हमारा इसके मेटाबोलाइज करना शुरू करता है या इसकी डाइजेशन वगैरह करना शुरू करता है तो इसकी वजह से भी प्यूराइन की फॉर्मेशन होती है। तो प्यूराइन की फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड जो है वो फिर से बढ़ेगा। फिर आ जाते हैं कुछ शुगरी फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में कौन से आ जाते हैं? जैसे कैंड फ्रूट्स हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसके अंदर शामिल है। जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब इन फ्रूट्स में भी सेम इसी तरह से है कि इसमें भी यूरिक एसिड आपकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें भी फ्रुक्टोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो अगर फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में इसका इस्तेमाल करें, या आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि उनको चाहिए कि वो एक टाइम पे पूरा फल का इस्तेमाल ना करें बल्कि आधे फल का इस्तेमाल करें और हाफ जो है वो थोड़े टाइम के बाद ये थोड़े वक्फा देके फिर इस्तेमाल करें। के बाद आ जाती हैं हाई प्यूराइन लेवल की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो। अब इसके अंदर जैसे कि एस्पैरागस हो गई, हमारे यहाँ पे तो कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये अवेलेबल होती है। इसके अलावा स्पिनच यानी पालक हो गई, गोभी हो गई, उनको चाहिए कि वो मटर हो गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इन चीज़ों के अंदर भी प्यूराइन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा फॉर्म होता है। फिर आ जाते हैं यीस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर यीस्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रेड्स हो गई, केक्स वगैरह हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, इन चीज़ों के अंदर यीस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यीस्ट जो है ये भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर प्यूराइन जो है उसको फॉर्म कर रही होती है और इसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। तो इनको चाहिए कि ये इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, यीस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि इसकी जगह पे फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। अब प्रोसेस्ड फूड्स में क्या होता है कि इसमें शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बिल्कुल मत करें। इसके बाद आ जाते हैं हाई फैट बेस्ड जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो। वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए और आप करें भी,
لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ اس کے اوپر سے فیٹ وغیرہ جو ہے اس کو ریموو کر کے استعمال کریں. اسکمڈ ملک کا استعمال کریں. اسی طرح سے اگر آپ دہی کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ لو فیٹ آپ استعمال کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہائی سوڈیم بیسڈ فوڈس, ایسے فوڈ جس کے اندر سوڈیم کا لیول زیادہ ہو. اب سوڈیم کے لیول زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ سوڈیم جو ہے وہ آپ کی باڈی میں سے یورک ایسڈ کو ایکسکریٹ نہیں ہونے دیتا. آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ یورک ایسڈ کو ایکسکریٹ نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے جو آپ کا یورک ایسڈ ہے وہ زیادہ رہتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ریفائنڈ فوڈس. اب ریفائنڈ فوڈس میں کیا ہوتا ہے کہ ریفائنڈ فوڈس جو ہے وہ آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کو پروموٹ کرتی ہے, یعنی کہ جو سوزش وغیرہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں سے پھر اگین یورک ایسڈ نہیں باہر نکلتا, اس کی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی ہوم ریمیڈیز یا ایسی ٹپس جن کے استعمال کرنے سے آپ اپنے یورک ایسڈ کو کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ تو اس میں آ جاتے ہیں اسٹے ہائیڈریٹڈ. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر ٹائم ہائیڈریٹڈ رہیں. آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں, کیونکہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میں سے یورک ایسڈ جو ہے وہ یورین کے تھرو باہر نکلتا رہے گا, ایکسکریٹ ہوتا رہے گا. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو پیورائن رچ فوڈس بتائے ہیں, 14 فوڈس جو بھی بتائے ہیں, آپ نے ان کا استعمال نہیں کرنا, آپ ان کا کم سے کم استعمال کریں. تھرڈ آ جاتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ چیریز کا استعمال زیادہ کریں. چیریز کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر سے انفلیمیشن کو کم کرتا ہے, آپ کی سوزش وغیرہ کو کم کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کا یورک ایسڈ کا لیول جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تھرڈ یہ آ جاتا ہے کہ آپ ایپل سائڈر ونیگر اس کا استعمال زیادہ کریں. یہ آپ کی باڈی کے پی ایچ لیول کو مینٹین رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے وائٹامن سی. وائٹامن سی کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں سے یورک ایسڈ کی ایکسکریشن جو ہے یہ اس کو بڑھا دیتا ہے. پھر آ جاتا ہے ٹرمیرک یعنی کہ ہلدی. آپ ہلدی کا استعمال زیادہ کریں. ہلدی واٹر جو بنتا ہے آج کل کافی چل رہی ہے, ہلدی ٹی بھی آج کل کافی چل رہی ہے جو کہ ویٹ لاس میں بھی کافی مدد کرتی ہے. آپ اس کا استعمال کریں اور یہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی باڈی میں سے انفلیمیشن کو کم کرتا ہے, اور جب انفلیمیشن کم ہوگی تو آپ کا یورک ایسڈ کا لیول بھی کم ہوگا. پھر آپ جنجر کا استعمال کریں. جنجر جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کے طور پہ بھی کام کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی باڈی کے اندر سے انفلیمیشن کو ختم کرے گا, آپ کی باڈی میں سے سوزش وغیرہ کو کم کرے گا, جس کی وجہ سے آپ کا یورک ایسڈ کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا. پھر آپ اس کے ساتھ اپنے وزن کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں. آپ کا وزن جتنا کم ہوگا آپ کی باڈی میں اتنے کم چانسز ہوں گے کہ آپ کا یورک ایسڈ کا لیول بڑھے. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز کریں. آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے, ایکسرسائز کرنے سے ایک تو یہ کہ آپ کی باڈی سے یورک ایسڈ نکلتا رہے گا, دوسرا یہ آپ کے ویٹ کو بھی نہیں انکریز ہونے دے گا, آپ کے ویٹ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایکٹیو رہیں گے. لاسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ فرکٹوز کا انٹیک کم کریں, یعنی کہ آپ پھل وغیرہ کا استعمال کریں لیکن ایک لمٹ میں کریں. سو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.